तो तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी यूथ कंपटीशन टाइम की जो हमारी बुक थी। उसका पेपर 5 चल रहा था और उसका 9वां नंबर का चैप्टर में आ चुके थे, जो संबंधित है उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वशासन से संबंधित। स्थानीय स्वशासन जिसमें शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, और ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, स्वशासन से संबंधित यानी शहरी और ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। इसकी संरचना क्या होगी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सबसे पहले देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्या है, इसकी संरचना क्या है, नगरीय स्थानीय स्वशासन क्या है, इसकी संरचना क्या है। इसके लिए जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए 73वां संविधान संशोधन 1993 में पारित किया गया था, वो क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कैसे पहले से चल रही थी जो पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन ये अधिनियम ला करके 73वां उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके प्रावधान क्या क्या है, इसका महत्व क्या क्या रहा, इस और जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, इसमें समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, वर्तमान समय में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ये समझेंगे। उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, ये देखेंगे। और जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होता है, उसकी कार्य और शक्तियां क्या क्या होती हैं, वो क्या क्या काम करता है, इसके पावर्स क्या क्या होते हैं। ठीक ठीक इसी तरह हम अपने नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया इनके लिए, इसकी विशेषताएं क्या होते हैं इस अधिनियम के, इसका महत्व क्या होते हैं, जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है इनकी समस्याएं क्या क्या सामने आती हैं, इनका समाधान कैसे कर सकते हैं, इसके कार्य और शक्तियां क्या क्या होती हैं। साथ ही साथ दो टॉपिक और हम पढ़ेंगे। एक होता है लोक नीति के बारे में, जो सरकार जनता के कल्याण के लिए जो विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाती है, उन्हें ही लोक नीति कहते हैं। फिर अगला हम पढ़ेंगे अधिकार के बारे में, जो प्रश्न होगा अधिकार के बारे में जानेंगे कितने प्रकार से अधिकार होते हैं। तो नैतिक अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, नागरिक अधिकार होते हैं। तो ये सारे अधिकार होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 9वां जो नंबर हमारा चैप्टर था, उसका पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, ये चैप्टर है और उसका पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की चुनाव प्रणाली की विवेचना कीजिए। यानी पूछ रहा है जो पंचायती राज व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, जो त्रिस्तरीय है, हम जानते हैं कि त्रिस्तरीय है, उसकी चुनाव प्रणाली की विवेचना करना है, चुनाव प्रणाली के बारे में बताना है। तो इलेक्शन सिस्टम यानी चुनाव प्रणाली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। चुनाव प्रणाली का मतलब ये होता है कि पूरा सिस्टम के बारे में बताना है कि कैसे चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, किनका प्रत्यक्ष होता है, किनका अप्रत्यक्ष होता है, कौन चुनाव लड़ सकता है, उसकी क्या, इसके क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या मानदंड होना चाहिए। जैसे कहते हैं 21 वर्ष का जो व्यक्ति होता है, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है, वो चुनाव लड़ सकता है ग्राम पंचायत का, मतलब कहीं भी, चाहे ग्राम स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, जिला स्तर हो। ठीक है, और कौन इसका संचालन कराएगा, जो क्षेत्र होगा, जैसे एक ग्राम पंचायत में कितने गांव शामिल होंगे, इसका परिसीमन काम करने का काम ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत होती है, उसका क्षेत्र कितना होगा, कितने गांव उसमें आएंगे, जिले में कितने ब्लॉक आएंगे, इसका जो पूरा परिसीमन होता है, ये कौन करेगा। तो ये सारी चीजें बताना, चुनाव का संचालन करना, निष्पक्ष चुनाव संचालन करवाना, फिर चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी, किस हिसाब से उसको विजयी घोषित किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली होती है, वो क्या होता है, अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। ठीक है, ये प्रणाली होती है चुनाव प्रणाली। और जो गांव में क्या होता है, जो सबसे अधिक मत प्रदान, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट इसको कहते हैं, कि गांव में जो व्यवस्था होती है उसके तहत होता है, जो सबसे अधिक वोट पाता है, मत पाता है, वही जीत जाता है। तो ये भी उसी के अंतर्गत आता है। फिर इसमें कहता है कि कौन कौन शामिल होगा, कैसे अध्यक्ष का चुनाव होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज, तो ये सारी चुनाव प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो चलिए एक एक करके हम इसमें सारी चीजों को देखेंगे। तो इस जो आंसर में दिया हुआ है, सबसे पहली बात कर रहा है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की चुनाव प्रणाली के बारे में बताना। तो चुनाव प्रणाली वही पूछ रहा है कि तीनों स्तर पर जो चुनाव प्रणाली होती है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर, इसके जैसे तीनों में वार्डों में तीनों को बांट दिया जाता है। जैसे गांव में आप जानते होंगे मेंबर चुने जाते हैं, वार्डों जैसे आप कहीं जाओगे तो इस तरह से होता है, तो वो भी सदस्य होते हैं, वो चुने जाते हैं। वो किस तरह से चुने जाते हैं, इनकी प्रक्रिया क्या होती है। तो चलिए हम आंसर में इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो हम जानते हैं कि जब 73वां संविधान संशोधन 1993 पास हुआ था, उसके द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। कौन सा, नव
भाग 9 जोड़ा गया था और संविधान में अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में उन विषयों को जोड़ा गया था, उन विषयों को संबंधित किया गया था जिसमें जो ग्राम की सरकार होती है, स्थानीय स्वशासन होती है, वो विषय से संबंधित कानून बना सकती है और उसमें प्रशासन कर सकती है। जैसे कि कोई बारातशाला बनवाने का काम होता है, सड़क की साफ सफाई का काम करना होता है, केंद्र की कोई योजना आती है उसको लागू करने का काम आता है, कहीं से कोई स्थानीय स्तर पर कोई पार्क बना दिया, मंदिर बना दिया, ठीक है, तो वहां से कोई टैक्स वसूलने का काम हो गया, तो ये सारे उसको अधिकार दिए गए हैं। तो ये जोड़ा गया था, यानी एक 73वां संविधान संशोधन पारित किए गए। यानी हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, लेकिन उसका संविधान में प्रावधान नहीं था। ऐसे ही जो विधायिका थी, विधानमंडल था, वो कानून बनाकर इसको लागू किए हुआ था। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन आया तो जो पहले के जो कानून थे, जैसे एक कानून था 1947 में आया था, एक कानून 1961 में आया था, उसको क्या किया गया 1994 में उनमें संशोधन करके उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जो पंचायती राज व्यवस्था थी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में 3 स्तरों में बटी हुई है। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय है, जो 3 भागों में बटी है, 3 स्तर पर है। एक है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, ऐसे लिख सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदार का सशक्त माध्यम होती है। बिल्कुल सही बात है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू होते ही, जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू हुआ था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पहले से चले आ रहे कानून थे, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961, उसमें संशोधन किया था 94 के माध्यम से, अपेक्षित संशोधन करके संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप प्रदान कर दिया था। ठीक है, जो पंचायतें चली आ रही थी पहले, उनको मूर्त रूप प्रदान किया था। अब किस स्तर पर है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। अब इसके तहत जो 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ, तो उसके तहत हमने एक राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया था, एक वित्त आयोग का गठन किया गया था। ये अधिकार दे दिया था राज्य सरकार को कि वित्त आयोग का गठन करे, तो राज्य निर्वाचन आयोग के कुछ काम होंगे और वो भी निर्वाचन हमारी चुनाव प्रणाली में ही आएगा कि राज्य, उसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में की चुनाव प्रणाली है, पंचायत चुनाव प्रणाली है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं वो हम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग जो हमारी ग्राम पंचायत की जो चुनाव प्रणाली होती है उसका मुख्य भाग होता है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, ये कैसे संचालन करता है, ये किस तरह से काम करता है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था और अनुच्छेद कितने 243 टा में पंचायतों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए थे। एक भाग 9 जोड़ा गया था और 243 टा में पंचायत बनाई गई थी, तो उनको चुनाव भी तो होगा उनका। इस व्यवस्था में ये बात दी गई थी कि राज्य सरकारें राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेंगी। यानी जो 73वां संविधान संशोधन आया था, भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 टा भी जोड़ा गया। फिर ये कहा गया राज्य सरकारों को उसके तहत अधिकार दे दिया गया कि पंचायतों को चुनाव कराने के लिए एक जो राज्य सरकारें होती हैं वो निर्वाचन आयोग का गठन करेंगे। अब यही निर्वाचन आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत का चुनाव संपन्न कराएगा और ये क्या करेगा, निर्वाचन कितने परिसीमन का कार्य भी करेगा। यानी जो ग्राम पंचायत में कितने, एक ग्राम पंचायत में कितने गांव आएंगे ये निर्धारित करेगा, क्षेत्र पंचायत में कितने गांव आएंगे, जिला पंचायत में कितनी क्षेत्र पंचायतें आएंगी, इनका परिसीमन का कार्य भी राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। यह अधिकार दे दिया गया। ठीक है, ग्राम पंचायत के जो वयस्क व्यक्तियों, जो ग्राम पंचायत के जो वयस्क व्यक्ति हैं 18 साल से जो ऊपर है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, यही तैयार करके देगा। पंचायत चुनाव में चुने गए जनप्रतिनिधियों के शपथ प्रतिज्ञान का कार्य भी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यानी जो पंचायत चुनाव में जीतते हैं, जैसे प्रधान जीत गया, जिला पंचायत का जो ब्लॉक स्तर पर बीडीसी जीत गए, उनको कौन शपथ दिलाता है? तो चुनाव आयोग दिलाता है। राज्य चुनाव आयोग क्या करता है? जो स्थानीय स्वशासन होता है उसकी वित्तीय जरूरतों को राज्य वित्त आयोग पूरा करता है। उसके लिए राज्य वित्त आयोग यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इनको सुदृढ़, इनके कार्यों का सुव्यवस्थित सुदृढ़ तरीके से संचालन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया, एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्य होते हैं, परिसीमन वगैरह करता है, ये सारी चीज करता है। वित्त आयोग क्या करता है? पंचायत जो स्थानीय स्वशासन होते हैं उनकी वित्तीय स्थिति का
वो करता है, समीक्षा करता है और उसको देखता है और उपाय भी सुझाता है। उत्तर प्रदेश की जो पंचायत चुनाव प्रणाली है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। जो हमारी पंचायत उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रणाली है, ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जो ग्राम पंचायत है उसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा। इसी तरह हमारी ब्लॉक पंचायत होती है, हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत हो गई, फिर क्षेत्र पंचायत हो गई, फिर जिला पंचायत हो गई। तीनों का चुनाव ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वह उस ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए जहां से चुनाव लड़ रहा है। यानी सीधी सी बात है, अगर आप ये चुनाव प्रणाली के अंतर्गत ही आता है कि सबसे पहली चीज ये कहा गया कि चुनाव कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग कर। जो 21 वर्ष का हो वो चुनाव लड़ सकता है। अब आएगा क्या, ग्राम सभा की निर्वाचक नामावली में उसका नाम होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, जो प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहता है उसकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, ग्राम सभा में उसका नाम होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और अन्य ग्राम समिति के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। यानी जो प्रधान चुना जाता है, जो मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होता है और 18 साल की आयु पूरी कर चुके होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 घ के अनुसार ग्राम पंचायतों के चुनाव में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये भी तो बताएंगे, ये भी तो चुनाव प्रणाली का हिस्सा है, तो आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। यानी आरक्षण के प्रावधान में क्या है, 243 घ के अनुसार ग्राम पंचायतों के चुनाव में अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी, अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी संख्या के अनुपात में राज्य विधानमंडल में राज्य विधानमंडल आरक्षण का प्रावधान करेगा। यानी सीधी सी बात, 243 घ ये कहता है कि राज्य विधानमंडल उनको उनकी संख्या के अनुपात में, एससी और एसटी को तो उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है। उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर राज्य जो अनुसूचित जाति जनजाति है, इनका जो उत्तर प्रदेश में जो एससी एसटी है, तो उनको तो विधानमंडल क्या करेगा, उनकी संख्या के अनुपात में, मान लीजिए 20% एसटी की जनसंख्या और 0.05% के लगभग कुछ क्या कहते हैं उसकी अनुसूचित जनजाति के, तो इनको इनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। फिर महिलाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछड़े वर्गों को राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो पिछड़े वर्गों को उनके प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। वो देखता, राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्धारित करता है कि ओबीसी को चाहे तो अगर उसकी दशा सही नहीं है तो आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ग्राम पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान चक्रण प्रणाली पर कार्य करेगा, जिससे सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिल सके। यानी चक्रीय अनुसार से होता है कि कभी इस सीट में आरक्षण होता है, कभी उस सीट में आरक्षण लागू होता है, कभी उस सीट में आरक्षण लागू होता है। फिर इसी तरह से अगर क्षेत्र पंचायत स्तर, जो ब्लॉक स्तर होता है, वहां पर किस हिसाब से चुनाव प्रणाली होती है, तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत चुनाव के साथ ही कराया जाता है। यानी जो ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो आप देखे होंगे क्षेत्र पंचायत का भी चुनाव होता है, जिला पंचायत का भी चुनाव होता है। यानी क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव के साथ ही करा लिया जाता है। इसके भी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष मतदान होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लेकिन इसमें एक अंतर यह होता है कि वहां पे जो ग्राम स्तर पर जो प्रधान होता है वो भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर जो अध्यक्ष होता है, ये ब्लॉक प्रमुख होता है, और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उनका चुनाव कौन करता है, जो सदस्य बीडीसी चुने जाते हैं ना, सुने होंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य, इनके रूप में चयनित प्रतिनिधि सदस्य ही क्षेत्र पंचायत के प्रमुख यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और प्रत्येक स्तर पर आरक्षण का प्रावधान उसी प्रकार होता है जैसे कि ग्राम स्तर पर है। इसी प्रकार से जिला पंचायत होता है, इसका भी चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव के साथ करा लिया जाता है। सदस्यों को, जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से जो जिला पंचायत सदस्य के रूप में जो भी चयनित प्रतिनिधि होते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, और आरक्षण का प्रावधान भी उसी तरह से लागू होता है। यानी अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य एवं अध्यक्ष के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाता है, यानी उसी प्रकार से आरक्षण लागू होता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक उपबंधों का पालन किया गया है, पूरे संवैधानिक उपबंधों का पालन किया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाता है। पंचायती प्रणाली से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, यानी सत्ता जमीनी स्तर पर गई है। इस व्यवस्था से आम जनता को राजनीतिक भागीदारी मिली है, जिससे ग्रामीण संरचना का विकास हुआ है तथा लोकतंत्रात्मक प्रणाली मजबूत हुई है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है
2 नंबर है, वो क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। यानी हम जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 93 में। इनके द्वारा जो 73वें के तहत जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन होता है और शहरी स्तर पर, नगरीय स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन होता है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये पहले भी कई राज्यों में कार्य कर रहे थे, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। संवैधानिक दर्जा नहीं मिलने के कारण इनमें क्या होता था, राज्य मनमानी किया करते थे। कभी कोई गठन करे, कोई ना गठन करे, कोई अलग नियम चलाए, कोई दूसरा नियम चलाए, इनको कोई अधिकार नहीं दिया हुआ था, जब चाहे तब भंग कर दिया जाता था। इसीलिए इनको संविधान संशोधन कर किया गया था और इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दे देने से क्या होता है, उसको पूरा करना मूल ढांचे में भाग आ जाता है, उसको पूरा करना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब पंचायती राज व्यवस्था पहले से थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जब पारित हुआ था 93 में, तो उसकी विशेषताएं बताइए कि उससे क्या बदलाव आया था, क्या चीजें बिल्कुल स्थायी कर दी गई थी, उनके बारे में ही देखेंगे। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से हम जाते हैं कि इनको संवैधानिक जो जो पंचायती राज संस्थाएं थी, इनको संवैधानिक दर्जा मिल गया था। वित्त आयोग का गठन हो गया था इनके संचालन के लिए, ताकि वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सके, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उपाय सुझा सके। ठीक है, इनका प्रति 5वें वर्ष चुनाव हो सके, इसके लिए क्या किया गया था, एक चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे चुनाव कौन लड़ सकता है, 21 वर्ष की आयु होगी वो लड़ सकता है, चुनाव कौन दे सकता है, तो जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं, तो ये सारे एक एक प्रावधान लिख दिए गए थे। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या विशेषताएं थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की। तो आंसर में है, गांव के आर्थिक और सामाजिक विकास से ही प्रदेश का विकास संभव होता है। जब गांव का विकास होगा तभी तो प्रदेश का विकास होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, विशेषताएं ये हैं कि सबसे पहले जो ये अधिनियम आया था उसके तहत हमने क्या किया था, पंचायतें तो पहले से चल रही थी, लेकिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था और पंचायतों का त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर दी गई थी, जिसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की संरचना का निर्माण किया गया था। पंचायत स्तर के जितने भी पद थे वो सभी के सभी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाएंगे, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया था। जो पंचायती राज में प्रतिभाग करने के लिए यानी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी, ये पूरा डिसाइड कर दिया गया था, पूरा निर्धारित कर दिया गया था। ब्लॉक स्तर या जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव भी, अध्यक्ष का चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया था। जो सदस्य हैं उनका चुनाव तो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होना था, लेकिन अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्धारित कर दिया गया। प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों का चुनाव, नियमित चुनाव कराने का प्रावधान कर दिया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों का चुनाव कराया जाएगा और इसके लिए एक निर्वाचन आयोग, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं, उसका गठन किया गया। और जो पंचायतें होती हैं उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए, उसके वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एक वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान कर दिया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष पर जो विधानमंडल होगा एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। और आरक्षण का भी प्रावधान कर दिया गया कि ऐसा नहीं कि कोई राज्य चाहेगा ये होगा, ढुलमुल वाली बात कोई, आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया जिसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के समुदाय को, लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया और महिलाओं को 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। SC/ST समुदाय को उनकी संख्या के अनुपात में दिया गया आरक्षण। और राज्य विधानमंडल के विवेक पर यह छोड़ दिया कि राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो जो OBC वर्ग होता है उसको भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है यदि वह सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और विधानमंडल ऐसा चाहता है। ग्राम सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। आरक्षण की प्रणाली जो होती है वो चक्रानुसार होती है। और जो 73वां संविधान संशोधन आया था उसके तहत पंचायतों के लिए, जिसमें वो शासन चलाती है, काम करती है, उसके तहत 29 विषयों का प्रावधान किया गया और इसके लिए संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और संविधान में एक भाग 9
जोड़ा गया था, जिसके तहत 29 विषय दिए गए थे। और ये बात बताई जा रही है कि पंचायतों का चुनाव अगर किसी वजह से जो पंचायत होती है वो भंग हो जाती है, तो पंचायत 6 माह से अधिक समय के लिए भंग नहीं रहेगी। कोई भी पद 6 माह से अधिक समय तक खाली नहीं रहेगा, रिक्त नहीं रहेगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के सारे उपबंध का पालन पंचायत उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। यानी जो हमारी उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें जो 73वां संविधान संशोधन था, उसके सारे उपबंधों को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है। 73वें संविधान संशोधन ने न केवल पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, अपितु समाज के कमजोर वर्ग, दलित वर्ग, सदा से शोषित रही महिला वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का भी अवसर प्रदान किया है। 73वें संविधान संशोधन ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। इससे पंचायत स्तर पर इस राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ है। यानी पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ है। जो वंचित वर्ग था, दलित वर्ग था, शोषित वर्ग था, कमजोर वर्ग था, उनमें भी चेतना का विकास हुआ है, उनका भी राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। राजनीतिक सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उनकी समस्याएं बताइए और उपाय और संभावनाओं का भी मूल्यांकन कीजिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था की समस्याओं की विवेचना करते हुए उपाय एवं संभावनाओं का मूल्यांकन कीजिए। यानी ये बताना है सीधी सी बात, जो पंचायती राज व्यवस्था है उनकी समस्याएं क्या होती हैं, फिर इन समस्याओं से निपटने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं, फिर संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं। यानी संभावना का मतलब क्या क्या है दिख रहा है। तो संभावना यही कि सरकार क्या क्या कर रही है इस क्षेत्र में। तो हम देखेंगे कि जैसे हमारी पंचायती राज संस्थाएं होती है, जैसे हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं, इसे नगर पंचायत भी होती है, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद। ठीक है, तो इनमें भी वही समस्याएं ज्यादातर देखने को मिलती हैं जो हमारी ग्राम पंचायत व्यवस्थाओं में यानी पंचायती राज व्यवस्था में हमको देखने को मिलती हैं। समस्याएं क्या आती हैं, कई तरह की समस्याएं आती है। जैसे देखते हैं समस्याएं में, जैसे संगठनात्मक समस्याएं होती हैं, इनके पास स्वयं का अपना संगठन नहीं होता है, अधिकारी नहीं होते उतने ज्यादा, कैडर नहीं होता है। ठीक है, स्वायत्तता की समस्या होती है, क्योंकि कई बार उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है, कहीं ब्यूरोक्रेसी हस्तक्षेप करती है, यानी डीएम वगैरह, एसडीएम वगैरह हस्तक्षेप करते हैं। जैसे ग्राम का प्रधान है, पंचायत का है, कोई मेयर है, उनके कामों में हस्तक्षेप होगा। इनके पास कर लगाने के उतने अधिकार नहीं होते, यानी वित्त की समस्या होती है। इनको ऊपर से निर्भर रहना पड़ता है, केंद्र सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर कि यही फंड दे, और अन्य कई तरह की समस्या आती है जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो समस्याओं में सबसे पहले समस्या आती है संगठनात्मक समस्या। संगठनात्मक समस्या आती है सबसे पहले, अगर बात करें तो, हाँ, संगठनात्मक समस्या आती है। स्वायत्तता की समस्या आती है कि इनको सही तरीके से सुकून से काम ही नहीं करने दिया जाता है, कोई ना कोई अड़ंगा कोई ना कोई लगाए रहता है। और जो ऊपर वाले होते हैं, जैसे विधायक वगैरह होते हैं, जिला जो पंचायत होती है, जो नगर निगम वाले होते हैं, वो सरकार चाहती ही नहीं है उनके ऊपर वाले की उनको अधिक स्वायत्तता मिले। तो स्वायत्तता की समस्या होती है। इनको 29 विषय तो दे दिए गए, लेकिन उन पे कैसे काम करना है ये समय समय पर राज्य सरकार इनको निर्देशित करती रहती है, बताती रहती है कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, तो स्वयं कहाँ कर रहे हैं। इनके पर वित्त की समस्या होती है, उनका अभाव होता है, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं, उनकी कृपा पर इनको निर्भर रहना पड़ता है। वित्त आयोग का गठन तो कर दिया गया है कि राज्य वित्त आयोग है, इनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और उसमें सुधार करने के लिए सिफारिश करेगा, लेकिन वो नाम मात्र का, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके साथ साथ क्या है समस्या, जागरूकता का अभाव भी होता है। जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, जो चुन कर जाते हैं, और सामान्य जनता होती है, दोनों अनभिज्ञ होते हैं। ज्यादातर लोग गांव के चुन लिए जाते हैं, उनको प्रशासन के बारे में इतना कहाँ पता होता है। ऊपर से ऊपर क्या होता है, उनको तकनीकी ज्ञान भी नहीं होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करना है, क्या करना है। तो ये भी एक बड़ी समस्या आती है, प्रशिक्षण की समस्या। तो सरकार द्वारा प्रशिक्षण वगैरह दे, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है उनके कामों में। जातिवाद की समस्या एक बड़ी समस्या सामने आती है। जैसे हमारे पंचायत के जो भी काम होते हैं, जब चुनाव होता है तो जातिवाद बिल्कुल चरम पे होता है, वहां पे दिखाई देता है असली जातिवाद। आरक्षण की समस्या भी दिखाई देती है, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान तो कर दिया गया लेकिन उचित मायनों में ये पालन नहीं होता। जैसे महिला आरक्षण लागू हो गया, अब महिला प्रधान बन गई, लेकिन उसके पीछे काम कौन करेगा। जैसे हमारी पंचायत जो सीरीज है उसमें दिखाया हुआ है कि प्रधान जी जो है, जो महिला है, वो क्या कहते हैं, प्रधान है, नीतू देवी कुछ होता है। ठीक है, लेकिन उसका पति प्रधान के रूप में काम कर रहा है, उसका लड़का तो मेन जो व्यक्ति होगा उस काम ही नहीं कर पाता। तो ये बड़ी समस्या आती है। इसी तरह से हमारे जो SC ST समुदाय होते हैं, इनको भी अधिकार तो दे दिया गया है, लेकिन इनका
प्रभाव होता ही नहीं, इनके ऊपर कोई ना कोई दूसरे दबाव बनाए रहता है पूरी तरह से, क्योंकि उन्हीं से ये उन्हीं के ऊपर निर्भर होते हैं। कार्य प्रक्रिया के प्रति भी अनभिज्ञता होती है, इनको पता नहीं होता है कि अपनी शक्तियों का, अपने कार्यों का कैसे प्रयोग करना है, कैसे उनसे लाभ प्राप्त करना है, और उपाय और संभावनाएं भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए हम अपना आंसर शुरू करते हैं। इसके हिसाब से, किताब के हिसाब से क्या दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यानी अगर इसी जगह में आ जाता नगरीय जो स्थानीय स्वशासन होता है उसकी समस्याओं बताइए और उपाय और संभावना बताइए, तो सही में इसे शुरू होता। लेकिन क्या होता है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा हम लिखते हैं कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरीय राज व्यवस्था या नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो उसी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था की समस्याओं की विवेचना करना है। तो शुरू करते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यद्यपि इस विधान ने, यदि जो कानून है, पंचायती व्यवस्था को सशक्त तो बनाया है, किंतु पंचायतों में कुछ मूलभूत समस्याएं विद्यमान है जो निम्नवत दी गई हैं। इनको हम आगे कर चल के एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली समस्या संगठनात्मक समस्या। संगठनात्मक समस्या में क्या है कि हमारा जो जिला परिषद होता है और ग्राम पंचायत होती है, इनके अंतर संबंधों को स्पष्ट रूप से विभाजित ही नहीं किया गया, परिभाषित ही नहीं किया गया। ये एक बड़ी समस्या आती है। तो कहाँ इसका क्षेत्र है, कहाँ इसका क्षेत्र, कहाँ जिला परिषद का क्षेत्र, कहाँ ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, समझ नहीं आता। यानी संगठनात्मक समस्याओं में क्या है कि जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के अंतर संबंधों को स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किया गया है। ग्रामों का विकास ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि ग्राम का विकास करना है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा, किंतु जिला पंचायत का हस्तक्षेप ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता को सीमित करता है। यहाँ पे जिला पंचायत का हस्तक्षेप रहता है, इनके अधिकार अंतर संबंध परिभाषित नहीं है। पंचायतों के पास तकनीकी रूप से कुशल कर्मचारी की समस्या होती है। आप देखते हैं सचिव जी उसमें पंचायत सीरीज में दिखाए जा रहे हैं ज्यादातर, एक सचिव, सहायक सचिव, लेकिन अन्य जो तकनीकी जरूरत पड़ती है वो लोग नहीं, केवल दो ही लोग चला रहे हैं। तो वही होता है कि पंचायतों के पास तकनीकी रूप से कुशल कर्मचारियों की समस्या होती है। कई पंचायतों के पास तो अपने पंचायत भवन तक नहीं होते, यानी आधारभूत संरचना भी नहीं होती है, तो बेचारे कहीं पेड़ के नीचे बैठक कर लेते हैं। अगली आती है स्वायत्तता की समस्या। 11वीं अनुसूची यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ताकि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को जिन विषयों पर शासन करना है, तो पंचायतों के लिए 29 विषयों का प्रावधान किया गया था, लेकिन इनके कार्य स्वरूप का निर्धारण कौन करता है, राज्य सरकार करती है। करना इनको, लेकिन निर्धारण वो कर देती है, निर्देशित कर देती है, तो ये अपनी तरीके से स्वायत्तता से कार्य नहीं कर पाते। प्रदेश सरकार ने पंचायतों को स्वविवेक से काम करने पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं कि ये हमारे हिसाब से ही काम करे, अपने हिसाब से काम न करे। वित्त की समस्या होती है कि पंचायतों के पास वित्तीय स्रोतों का अभाव होता है, उनके पास आय के स्रोत नगण्य होते हैं कि कर लगाने का इनके पास ज्यादा सोर्स नहीं होते कि इनके पास पैसा आ सके। अगर मान लो गांव का प्रधान कहीं कर लगा भी देगा तो उसको अगली बार जिताएगा कौन, ये भी समस्या। तो वित्तीय आय के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों की कृपा पर निर्भर होते हैं। एक ये होता है कि ये अपनी आय के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की कृपा पर निर्भर करता है कि ये अनुदान दे, कोई योजना लेके आए तभी हमको कोई लाभ होगा। राज्य वित्त आयोग का गठन तो कर दिया गया, लेकिन उसको सौंपे गए कार्य दायित्व पंचायतों के लिए पर्याप्त नहीं है। जागरूकता का अभाव, जो अधिकतर जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, इवन अगर बात करें तो आम जनता की बात करें तो वो भी उनको पद के महत्व के बारे में नहीं पता होता, उसके कार्यों के बारे में, शक्तियों के बारे में तकनीकी प्रशासनिक ज्ञान नहीं होता। इसी तरह जनता होती है, जनता की को भी अज्ञान होती है, उसको भी पता नहीं होता। पंचायत राजनीतिक हस्तक्षेप, पंचायत के चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है। जातिवाद की समस्या देखने को मिलती है। ग्राम पंचायतों के चुनाव में जातिवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। जब पंचायत निर्वाचित हो जाती है, यानी निर्वाचित पंचायतें अपने कार्य व्यवहार में जातिवादी सोच प्रदर्शित करती हैं। आरक्षण की समस्या देखिए, आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई, महिला आरक्षण का प्रदान किया गया कि 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। जो एससी समुदाय होता है उसको कितना जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन महिला आरक्षण, महिला चुन भी ले जाती है, लेकिन उसकी जगह में महिला सदस्य की आड़ में उनके पति या फिर परिवार का अन्य सदस्य पंचायतों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। दलित पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं उनकी आवाज समाज के अग्रणी या समाज के अन्य वर्गों के आगे कुंद हो जाती है, उनका दबाव रहता है।
कार्य के प्रति अनभिज्ञता भी होती है। जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं और जो पंचायत की जनता होती है वो पंचायत की कार्य प्रणाली से अनभिज्ञ होते हैं, वे उसका सही प्रयोग नहीं कर पाते, इसका लाभ कैसे लेना ये नहीं जानते हैं। ठीक है, पंचायत प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण का अभाव होता है। यानी आप देखे होंगे कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बाहर से आएगा इनको प्रशिक्षण देगा, ऐसा नहीं होता। यानी प्रशिक्षण देना चाहिए। नौकरशाही का असहयोग पर पूर्ण रवैया होता है। जैसे कोई अधिकारी होता है, डीएम एसडीएम होते हैं, तो वो भी इनका ज्यादा सहयोग नहीं करते हैं, वो भी विधायक के ही कहने में तो चलेंगे, जो राज्य सरकार होगी उसी के कहने में चलेंगे। तो उपाय क्या किए जा सकते हैं इनको ये सारी समस्याओं का? अब देखिए, ये समस्या हमें नगरीय स्थानीय स्वशासन से और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन दोनों की है। इनके समस्याओं को सुधार कैसे किया जा सकता है, तो चलिए एक एक करके हम सुधार के पॉइंट देखते हैं। सुधार में क्या है कि सबसे पहले वित्तीय सुधार की बात करते हैं, तो वित्तीय में क्या आता है कि सबसे पहले केंद्र और राज्यों को अधिक फंड दिया जाना चाहिए। फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए कि केंद्र और राज्यों को अधिक फंड की व्यवस्था दी जानी चाहिए। उनको टैक्स वसूलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। भाई कम से कम कुछ अधिकार संविधान में लिख देना चाहिए था ना कि टैक्स यहाँ यहाँ लगाए। अब वो स्वयं लगा नहीं सकता है और वोट उसके खतरे में पड़ जाएगा, तो संविधान में यानी स्थानीय स्तर पर टैक्स वसूलने की व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। सरकारी योजनाओं के फंड पर समय से जारी किए जाना चाहिए। नहीं कि कोई योजना चला दिया और फंड ही जारी नहीं करता है, तो एक तो अधिक फंड दो, ठीक है, और टैक्स का पैसा वसूलने की व्यवस्था करो पंचायतों के लिए। सरकारी योजनाओं का फंड समय से जारी करो। और तो और जो चुने गए सरपंच हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, इनके प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम जानते हैं कि इनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं होता तकनीकी, ना तो तकनीकी प्रशिक्षण होता है ना ही प्रशासनिक ज्ञान होता है, तो इसके लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इनको समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। इनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के हम क्या कहते हैं कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हैं, दोनों तरह की कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हैं और उसके माध्यम से इनका प्रशिक्षण किया जा सकता है। और तो और आगे चल के क्या कर सकते हैं हम, जैसे भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या होती है, अनियमितता की समस्या होती है, उनसे निपटने के लिए सोशल ऑडिट को लागू किया जाना चाहिए। यानी जनता को ही प्रभावशाली जागरूक किया जाना चाहिए कि जनता खुद जाके कोई योजना को देखे कि जो रोड बन रही थी उसको सही तरीके से गिट्टी विट्टी डाले हैं कि नहीं डाले। पता चले गिट्टी डाल देते हैं, ऊपर से सीमेंट, जो गारा डालने से पहले चले पन्नी बिछा देते हैं, देखे होंगे गांव में बहुत जगह पे, तो वो मजबूत नहीं हो पाता। तो इसीलिए कहते हैं सरिया सही से पड़ा है कि नहीं पड़ा, सीमेंट सही, तो जनता जाके ऑडिट करे, फोटो खींच के भेज दे। तो भ्रष्टाचार व अनियमितता से निपटने के लिए सोशल ऑडिट को लागू करवाना चाहिए। जितने भी खर्चे होते हैं, सभी खर्च जितने पंचायतों में हो रहे हैं, जितने भी योजनाएं आई हैं, उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। भ्रष्टाचार में जो भी अगर संलिप्त पाया जाता है तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, पूरा पैसा उन्हीं से वसूलो। राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या भी है, तो इससे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, पंचायत और नगर निकाय को कानूनी रूप से स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। इनके सबसे पहले कानूनी रूप से स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए और इनके कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया जाना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया जब होती है तो उसमें जनता की सीधी भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। जनता जब भागीदारी करेगी तो लोकतंत्र हमारा मौजूद होगा। जब इसके लिए जरूरी क्या है कि ग्राम सभा और नगर सभा उनकी बैठकों को अनिवार्य कर देना चाहिए कि इनकी बैठकें होगी ही होगी, नियमित रूप से बैठकें होंगी, ये भी अनिवार्य कर देना चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार जन संवाद का अभियान चलाया जाना चाहिए। हर निकाय को डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाना चाहिए, पारदर्शिता को बढ़ाया जाना चाहिए, ई गवर्नेंस को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जो समाधान है ये नगर ग्रामीण पंचायत पर भी लागू होते हैं और उस पर भी लागू होते हैं। तो चलिए किताब में क्या दिया है एक एक करके समझ लेते हैं। उपाय क्या है, उपाय और संभावनाएं, ग्रामों में सामाजिक सेवाओं का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि दोनों की पंचायत स्वशासन में भूमिका उन्नत की जा सकती है। यानी हम जनता की प्रतिभागी सहभागिता को बढ़ाया जाना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी भी भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें पर्याप्त वित्तीय शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। पंचायतों के कार्य संपादन के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो उनके जो अधिकारी होते हैं, प्रधान होते हैं, जितने भी वहां नियुक्त होते हैं, और उत्कृष्ट, ये अच्छा पॉइंट है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली जो भी पंचायत है, नगर निकाय है, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इनकी कार्यदक्षता को निर्धारण करने के लिए राज्य, संभाग और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया जाना चाहिए। अब संभावनाएं क्या कह रहा था ना, प्रश्न में क्या कह रहा था, इनकी संभावनाएं क्या है, समस्याएं क्या है, उपाय क्या है, इसकी संभावना। तो संभावनाएं ये है कि राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित या सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो बाल हितैषी ग्राम पुरस्कार इसके लिए दिया जा रहा है, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया जा रहा है, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, नानाजी देशमुख
ग्राम सभा पुरस्कार दिया। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हो गया। उत्तर प्रदेश ने श्रेणी 1 में 2021 का पंचायत पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये भी संभावना दिख रही है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। केंद्र सरकार के जो पंचायती राज मंत्रालय है, केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही, राज्य सरकार भी प्रयास कर रही, सारे प्रयास केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को देश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के अंतर्गत विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पंचायती अधिनियम से पंचायती संस्थाएं मजबूत हुई हैं। पंचायती अधिनियम से पंचायती संस्थाएं मजबूत हुई हैं। यद्यपि जो कुछ समस्याएं पंचायतों के सामने हैं उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर हल कर सकती हैं, जिससे पंचायती संस्थाएं मजबूत हों और वे प्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सके। जो अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है वो है, क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन को परिभाषित कीजिए। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले स्थानीय स्वशासन क्या होता है। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन को परिभाषित करना। तो स्थानीय स्वशासन होता क्या है? तो हम जानते हैं स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि जो स्थानीय लोग हैं, गांव के शहर के लोग हैं, वो अपने इलाके का प्रशासन खुद चलाएं। यहाँ के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से वो अपना प्रशासन खुद चलाएं, खुद अपने इलाके का विकास कराएं, फैसले वही लें, ताकि जो स्थानीय लोग होते हैं वो स्थानीय समस्याओं से, जरूरतों से, आवश्यकताओं से बहुत ज्यादा अच्छे से परिचित होते हैं और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ही वो योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और विकास के कार्यों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब गांव और शहर के लोग अपने इलाके का प्रशासन स्वयं चलें, अपने इलाके का विकास करें। स्थानीय जो वहां के जो फैसले लिए जाए वो ऊपर सरकार से बनकर ना आए, बल्कि सरकार वहां के चुने हुए प्रतिनिधि ले, सरकार न ले फैसले। तो इस प्रकार से होता है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित अगर देखा जाए तो संवैधानिक दर्जा इनको देने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। तो चलिए हम बुक में देखते हैं कि आंसर किस प्रकार से। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन आया था। 73वां ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित था और 74वां शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। तो उसमें कुछ विशेषताएं दिए गए थे कि किस प्रकार से इनका चुनाव कराया जाएगा, कौन कराएगा, वित्त के लिए क्या होगा, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, 5 वर्ष पर चुनाव होगा, कौन चुनाव में भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, उन्हीं के बारे में आया था। तो चलिए बुक में एक एक करके सारे प्रावधानों को जो बुक में दिए गए हैं उनको देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपना प्रश्न। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन को परिभाषित कीजिए। उत्तर प्रदेश एक ये भूमिका है। उत्तर प्रदेश एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 77.73% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। प्रदेश की जन आकांक्षाओं की उभरती हुई प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार ने स्थानीय स्वशासन को महत्व प्रदान किया है। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन होता है, जिसके सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन कैसा है उत्तर प्रदेश में, यानी पूरे देश में ऐसा ही है। ग्रामीण पंचायत होती हैं और नगर पंचायत होती हैं। सबसे पहले होता है ग्राम पंचायत होते हैं, जब सबसे नीचे स्तर पर होता है, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, फिर जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। उसी प्रकार से सबसे नीचे क्या होता है, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत होता है, नगर पालिका परिषद, फिर नगर निगम। नगर पंचायत ऐसा क्षेत्र होता है जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर परिवर्तन हो रहा है। नगर पालिका परिषद क्या होता है, छोटा नगरीय क्षेत्र होता है। नगर निगम क्या होता है, बड़े शहर होते हैं। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्या है, उसकी क्या विशेषता है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 92 के तहत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होता है। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था और अनुच्छेद कितने के तहत 243 से 208 तक इसमें प्रावधान किया गया था। और संविधान में यही 73वें संविधान संशोधन के तहत 9 भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके तहत जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, ग्रामीण स्थानीय शासन है, वो जिन विषयों पर अपना शासन चला सकता है वो कितने, इसमें 29 विषय शामिल किया गया था। ये विषय अनुच्छेद 243 के 6 से संबंधित है। इस अधिनियम के सारे प्रावधान उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में लागू हैं। यानी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था है वो
जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 93 में पारित हुआ था, संसद ने पारित किया था, उसके सारे के सारे प्रावधानों को अपने यहाँ पे लागू कर दिया। कई जो राज्य की सरकारें हैं उन्होंने थोड़ा सा चेंज विंड कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने पूरा पूरा अपना लिया। ग्राम स्तर पर इस अधिनियम के तहत जो 73वां संविधान संशोधन था उसके तहत ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती संरचना का निर्माण किया गया। इसी तरह जो शहरी स्थानीय निकाय वहां भी त्रिस्तरीय पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत संस्थाओं का चुनाव कराया जाता है शांतिपूर्ण ढंग से। इसके लिए चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया और वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए, वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, उसमें सुधार करने के लिए, उनके संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सुझाव देता है। इसमें क्या किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पंचायती संस्थाओं में जो SC ST अनुसूचित जाति जनजाति होती है उनको उनकी संख्या के अनुपात में तथा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। OBC को भी आरक्षण दिया जा सकता है अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो। इसी प्रकार से शहरी स्थानीय स्वशासन है। 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया था और इसके लिए संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया था और अनुच्छेद 243 ता से लेकर के या छा तक इसमें प्रावधान किया गया। इतना जरूरी नहीं है, जितना याद है लिख सकते हो। इसके जरिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके जरिए संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची के तहत प्रावधान किया गया था, जिसमें शहरी निकाय के 18 विषयों का, शहरी निकाय के शासन से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख किया गया था। इस संशोधन में सब 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के सारे प्रावधान उत्तर प्रदेश शहरी निकाय में प्रभावी हैं, यानी लागू कर लिए गए। यहाँ भी शहरी स्वशासन का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है। कौन कौन से? एक है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में शहरी निकाय का चुनाव कराएगा। राज्य वित्त आयोग स्थानीय जो स्थानीय शहरी स्वशासी निकाय होते हैं उनकी वित्तीय मामलों की देखरेख करेगा और यहाँ पर भी SC ST को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए प्रदान की गई। राज्य विधानमंडल चाहे तो पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। अगर किसी वजह से पहले विघटन हो जाती है तो 6 माह के भीतर ही उनमें चुनाव कर लिया जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से इतर कुछ अतिरिक्त अधिकार भी शहरी स्थानीय निकायों को दिए गए हैं। यानी हमारे यहाँ पे जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसको तो पूरी तरह अपना लिया है, इसके साथ साथ कुछ और अधिकार भी स्थानीय जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं उनको दिए गए। स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव में भी मतदान किया जाता है। आप जानते होंगे कि स्थानीय निकाय के जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है, वो उसमें कुछ कोटा इनका भी होता है। करों, शुल्कों, टोल शुल्कों संबंधित वित्तीय अधिकार भी इनको दिया गया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के सारे प्रावधान उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन में आज प्रभावी हैं। इन प्रावधानों से ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर जो गरीब हैं, कमजोर हैं, दलित हैं और सदा से शोषित वर्ग रही महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्रदान किया गया। इस व्यवस्था से राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, जिसका लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, तो हम अपना अगला क्वेश्चन जो 5वां नंबर चालू करते हैं वो क्या है, उत्तर प्रदेश की नगरीय स्वशासन की संरचना पर प्रकाश डालिए। यानी हमको नगरीय स्वशासन है उसकी संरचना बतानी। संरचना का मतलब होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो उसमें ये बताते हैं कि जैसे संरचना का मतलब होता है, जैसे आपको बताएं इंसान की संरचना कैसी है, तो संरचना में ये बता दिया जाएगा कि इसमें एक सर होता है, सर में 2 आंखें होती हैं, एक नाक होती है, मुंह होता है, मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं, फिर नीचे गला होता है, गले के नीचे शरीर होता है। ऐसे यही संरचना तो है। तो इसी प्रकार से जो नगरीय स्वशासन है उसकी संरचना बतानी है, तो उसमें हम बताएंगे कि ये 3 स्तरों पर विभाजित है। सबसे नीचे स्तर पर नगर पंचायत होता है, फिर नगर पालिका परिषद होता है, फिर नगर निगम होता है, फिर नगर पंचायत होता है उसमें कौन चुना जाता है, नगर पालिका परिषद होती है उसमें कौन चुना जाता है, चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, ये सारे कैसे चुने जाते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, कितने समय के लिए चुने जाते हैं, किन किन अनुच्छेदों में इनका प्रावधान किया गया है। और जब ये चुने जाते हैं सदस्य तो इसमें आरक्षण का प्रावधान होता है, आरक्षण के तहत इनको चुना जाता है। इतने इतने सदस्य SC के शामिल होते हैं, जनसंख्या के अनुपात में महिलाएं शामिल होती हैं, OBC को भी चाहे तो प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें संरचना में आती हैं। तो चलिए हम आंसर को शुरू करते हैं क्योंकि आसान है। तो उत्तर प्रदेश नगरीय स्वशासन की संरचना पर प्रकाश डालिए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस निकाय द्वारा शहरी निकाय
को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय के तीनों रूप उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से कार्यरत है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, 9 का क जोड़ा गया और इसके तहत नगरीय निकाय की शीर्षक बनाया गया और उसमें इनका नगरीय स्थानीय स्वशासन का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या 6 तक अनुच्छेद जोड़े गए हैं इसके लिए, और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। नहीं, सीधी सी बात है, 74वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 का क जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, जिसके तहत कुल 18 विषय दिए गए हैं जो जिसमें नगरीय निकाय कानून बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय का स्वरूप क्या है? ये भी सब संरचना के अंतर्गत आता है। तो शहरी निकाय का स्वरूप क्या है? सबसे नीचे स्तर पर नगर पंचायत होती है, फिर उसके बाद नगर पालिका परिषद होती है, फिर नगर निगम होते हैं। नगरीय निकाय कितनी है? देखिए, ये भी होती है उसी संरचना। उत्तर प्रदेश में कुल 763 नगरीय जो स्थानीय निकाय होते हैं, जिसमें 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका परिषद है और 546 नगर पंचायतें हैं। नगर पंचायत परिवर्तित क्षेत्र के लिए, जैसे नगर पंचायत क्या होता है, परिवर्तित क्षेत्र के लिए प्रयोग करते हैं। वह क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसको क्या कहते हैं? नगर पंचायत कहते हैं। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद का होता है। नगर निगम क्या होता है? नगर पालिका नगर निगम। बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए क्या होता है? नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को वार्डों में विभाजित किया जाता है। आप जानते हैं कि वार्ड मेंबर होते हैं, तो उनको वार्डों में बांट करके एक सदस्य को चुना जाता है, वो होता है वार्ड मेंबर, सभासद भी कहते हैं। शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचन के संदर्भ में प्रावधान कितने में? अनुच्छेद 243 या के का में दिया गया है। शहरी स्थानीय निकाय की सदस्यता के लिए 243 एफ में निर्हरताएं दी गई। किस आधार पर इनको निर्हर घोषित किया जा सकता है? इन एलिजिबल यानी हटाया जा सकता है। शहरी स्थानीय निकाय में आरक्षण के संदर्भ में प्रावधान क्या है? 243 ना में उल्लेख किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों की वित्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए 243 में वित्त आयोग शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है। शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव कैसे होता है? ये भी संरचना के अंतर्गत है। तो इसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है जो प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव कराता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पर शहरी स्थानीय निकाय में चुनाव कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 या का के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, यानी जो चुनाव आयोग है वो निर्वाचक नामावली तैयार करने, उन सभी निर्वाचनों का अधीक्षण और संचालन कार्य करता है। यही प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में सभी पदों के लिए आरक्षण का भी प्रदान किया गया है, जिसके तहत SC ST और महिला का आरक्षण होता है और OBC को भी विधानमंडल चाहे तो आरक्षण दे सकता है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में, जो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होता है उसमें मेयर जो प्रतिनिधि नगर निगम में चुना जाता है, मेयर जो बड़े शहर होते हैं वहां मेयर चुना जाता है। नगर पालिका परिषद में कौन चुना जाता है? नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष चुना जाता है, जिसको चेयरमैन भी कहते हैं। और नगर पंचायत अध्यक्ष कहाँ? नगर पंचायत में चुना जाता है। का चुनाव, इनका सभी का चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है, जबकि नगर निगम के जो उप मेयर होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के वार्ड मेंबर जो सभासद होते हैं इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में वही सदस्य प्रतिभाग कर सकते हैं जो, यानी चुनाव वही लड़ सकता है जो 21 साल पूरे कर चुका है। चुनाव में मतदान वही कर सकता है जो 18 साल का पूरा हो गया, बालिग हो गया। तो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में वही सदस्य प्रतिभाग कर सकते हैं जिनकी स्थानीय निकाय की निर्वाचक मतदाता सूची में नाम हो और 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, जो मतदाता सूची में जिनका नाम। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की निर्वाचन मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वो मतदान कर सकता है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में विजयी प्रतिनिधि को शपथ कौन दिलाता है? जो भी मेयर वगैरह, चेयरमैन वगैरह ये जितने निर्वाचित होते हैं इनको शपथ प्रतिज्ञान निर्वाचन आयोग दिलाता है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित किए गए हैं। पिछड़े वर्गों के लिए अगर राज्य सरकार चाहे तो, विधानमंडल चाहे तो प्रतिनिधित्व दे सकता है। शहरी स्थानीय निकाय में आरक्षण का प्रावधान चक्रानुसार होता है। शहरी निकाय के सारे प्रावधान उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावी है। उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। यथा समय पर इसका चुनाव होता है, समय पर इसका चुनाव होता है तथा प्रदेश के नगरीय विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जो अगला हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की विशेषताओं और महत्व पर
प्रकाश डालिए। तो हम समझते हैं कि विशेषताएं क्या है और महत्व। तो स्थानीय स्वशासन की हमारे यहाँ पे विशेषताएं क्या है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की अगर विशेषताएं की बात करेंगे, सिर्फ 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हमारा लागू हुआ था, उनके तहत जितने भी प्रावधान इसमें लागू किए गए थे कि यहाँ पे मेयर होगा, अध्यक्ष होगा, ग्राम में ग्राम प्रधान होगा, ग्राम सभा होगी, इसके माध्यम से ये लोग काम करेंगे, इतने साल में निर्वाचन होगा, हटा दिए जाएंगे, पुनः निर्वाचन होगा, अगर भंग कर दिया जाता है तो वित्त आयोग होगा और निर्वाचन आयोग होगा। तो ये जितनी भी इसमें संबंधित प्रावधान उनको हम विशेषताओं के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसका महत्व क्या होता है, अगर महत्व की बात करें तो हम ये महत्व में पढ़ेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस यही कह सकते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन होता है, आप देखते होंगे जो स्थानीय लोग होते हैं वो राजनीति में, जैसे गांव गांव में वोट वगैरह पड़ता है, कितने लोग बिल्कुल जागरूक रहते हैं, सुबह सुबह से बूढ़े लोग तैयार होते हैं कि वोट डालना है, वोट डालना है। तो यही होता है, जो स्थानीय स्तर पर जो हमारी जनता होती है, नागरिक होते हैं, उनको उनके अंदर सिविक सेंस विकसित होते हैं, नागरिक गुणों का विकास होता है, जो प्रशिक्षण का काम करते हैं। जैसे कोई बड़ी योजना है तो कोई जैसे छोटा नेता होता, बड़ा नेता होता है, कभी कभी छोटे से ही निकलता है। और क्या होता है, कोई जैसे सरकार बड़ी योजना बना रही है तो छोटी योजनाओं को एक लैब की तरह यहाँ पे गांव में टेस्ट करती है, किसी गांव विशेष में लागू कर देगी, किसी पंचायत में लागू कर देगी कि देखते हैं इसका प्रभाव क्या होगा, फिर पूरे देश में लागू करेंगे। तो प्रयोगशाला होती है, इसका ये महत्व होता है। ये लोकतंत्र का जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का मजबूत करती है। इसमें क्या होता है, स्थानीय लोग हैं वो अपनी समस्याओं के बारे में अच्छे से समझ रहे हैं, तो उन अपनी समस्याओं के हिसाब से वो लोग योजना में थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, उसमें अनुरूप उसको ढाल लेते हैं। और जरूरत है, मान लो अगर बात करें, खेत में सिंचाई की जरूरत है और योजना ऊपर से आ गई कि क्या कहते हैं, बच्चों के लिए क्या कहते हैं, मान लो दूसरा कुछ बोल दिया, तो उसकी प्राथमिकता ही लोग तय कर देते हैं। तो उसके हिसाब से जो महत्व होता है। तो इस प्रकार से चलिए हम इसको पढ़ते हैं कि किताब में क्या दिया हुआ, इसकी विशेषताएं और महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की विशेषताओं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानीय स्वशासन प्रणाली 1947, पंचायत अधिनियम 1900, पंचायत अधिनियम एवं 1961, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम से लागू है। यानी पंचायत जो हमारे यहाँ पे भूमिका अगर कठिन लगे तो सीधी सी बात है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हो उससे ही शुरुआत कर सकते हो। ये थोड़ा कठिनाई से चालू कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन प्रणाली 1947 से, पंचायत अधिनियम एवं 1961, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम से लागू है। 1994 में जब उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम द्वारा मूर्त रूप इसको प्रदान कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित विशेषताएं एवं महत्व होते हैं। ऊपर हम लग सकते थे स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, इसको भूमिका के रूप में लिख दो, नीचे ये सारी चीजें लिख दो। स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पंचायती निकाय, एक शहरी स्थानीय निकाय। स्थानीय शासन की विशेषताएं क्या है, स्थानीय शासन की प्रत्येक इकाई, पंचायत निकाय या शहरी निकाय का अपना एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है जिसमें ये काम करते हैं। यानी पहली विशेषता क्या है स्थानीय शासन की, कि इनका एक अपना निश्चित कार्य क्षेत्र होता है जहां पे ये काम करते हैं। इनके जो स्थानीय शासन में स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, यानी जो भी चुनाव लड़ते हैं उनका नाम उस ग्राम की या नगर की जो निर्वाचक सूची होती है उसमें होता है। यानी स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें स्थानीय समस्याओं का ज्ञान होता है, वे अपने विचार केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रभावशाली तरीके से पहुंचा सकते हैं। स्थानीय शासन पर गठित जो भी सभी संस्थाएं होती हैं लोगों की सेवा और सुविधा के लिए काम करती हैं। स्थानीय स्वायत्तता के माध्यम से ये संस्थाएं स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। स्थानीय शासन की संस्थाएं स्थानीय सेवाओं और प्रशासन का प्रबंध करने हेतु स्थानीय वित्तीय स्रोतों से प्राप्त धन का प्रयोग करती हैं। जानते हो कि शहरी स्थानीय निकाय टैक्स लेती है, होम टैक्स, हाउस टैक्स लेती है, उसी से भी काम करती है। कहीं कोई पुल बन रहा है उससे टैक्स लेगी, मंदिर बन रहा है तो जो भी सुविधा देगी उससे टैक्स लेगी, तो उसी का स्रोत, तो उसी से प्राप्त धन का प्रयोग करती है। सभी स्तर पर गठित सरकारों का आधार स्थानीय शासन ही होता है। स्थानीय शासन की इकाइयां सरकार और जनता को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाती हैं। यानी सरकार और जनता को बेहतर तरीके से जोड़ती हैं, क्योंकि जनता की समस्याओं के बारे में इनको पता है और ये सरकार को बताएंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे, सचिव को बताएंगे, डीएम को बताएंगे। तो इस प्रकार से स्थानीय शासन की जो इकाइयां होती हैं वो सरकार व जनता को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाती है। स्थानीय शासन को जनता का शासन भी कहा जाता है। स्थानीय शासन का विभाजन पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में किया गया। स्थानीय शासन की संस्थाएं
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करती हैं, संविधान में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करती है। इसका महत्व क्या होता है? तो महत्व की अगर बात करें तो ये लोकतंत्र की आधारशिला होती है, लोकतंत्र की पाठशाला मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग लोकतंत्र के बारे में सीखते हैं कि लोकतंत्र हमारा कैसे काम करता है। राजनीतिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करती है, ठीक, केवल सामान्य जनता का ही नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाले वर्ग का भी प्रशिक्षण का काम करती है, यानी जनता भी यहाँ सीखती है और नेता भी यहाँ सीखते हैं। जनता के अंदर अनेक नागरिक गुणों का इनसे विकास होता है। लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की प्राप्ति में भी ये सहायक होते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यभार में कमी करती है। मान लो राज्य सरकार के ऊपर पूरा दायित्व आ जाए तो ऐसा कैसे पूरा कर सकते हैं? तो ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होते हैं उनके कार्यभार में भी कमी करने का काम करते हैं। स्थानीय विषयों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं, विकास कार्यों में सहायक होते हैं, सरकारी नीतियों के परीक्षण की प्रयोगशाला होते हैं। ये नागरिकों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने में सहायक होते हैं। व्यापक दृष्टिकोण का विकास हुआ है, यानी इन नागरिकों में, इससे ये जो सारी चीजें चल रही थी इससे नागरिकों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास हुआ है। जैसे वे क्षेत्र की सफाई के बारे में जागरूक हो गए हैं, स्वास्थ्य के बारे में अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, इसके बारे में जल प्रबंधन के बारे में, देखो जगह जगह तालाब खुद रहे हैं आजकल, जल प्रबंधन आदि कार्यों में रुचि लेते हैं और वो जागरूक हो रहे हैं। निष्कर्षतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं न केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ता एवं विकास के लिए अपरिहार्य भी होती हैं, अपितु नागरिकों के अच्छे जीवन के लिए भी आवश्यक है। जितनी अधिक क्रियाशील ये संस्थाएं होंगी, स्थानीय जीवन उतना ही अधिक सुखी और संपन्न होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना अगला 7वां नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं, जो है उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय के कार्य और शक्तियों की विवेचना कीजिए। पूछ रहा है जो उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय है उसके कार्य क्या क्या है और शक्तियां क्या है। तो कार्य हम देखते हैं कि कौन कौन से कार्य होते हैं। कार्य जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय के लिए पारित किया गया था और उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और संविधान में एक नया भाग 9 कक्का जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 18 विषय दिए गए थे जिनसे संबंधित ये कार्य कर सकता है। जैसे कार्य क्या क्या होते हैं, इन 18 विषयों में क्या क्या शामिल होते हैं? कुछ अनिवार्य कार्य होते हैं, कुछ स्वैच्छिक कार्य होते हैं। अनिवार्य कार्यों में क्या होता है, इन्हीं 18 विषयों की अगर बात करें, जैसे नगर का साफ सफाई करना है, कूड़ा प्रबंधन करना है, जैसे सड़कें होती है वहां झाड़ू लगाना है, कूड़ा उठाना है, नलियों की साफ सफाई करनी है, पीने के पानी की व्यवस्था करना है, उसकी आपूर्ति करनी है, ठीक है, पक्की सड़कें बनानी है, मरम्मत करवानी है, स्ट्रीट लाइट लगवानी है, नाली और जल की निकासी की व्यवस्था करनी है, जैसे बरसात का पानी आता है उससे पहले नालियों की सफाई करवाने का काम इसी के ऊपर होता है, यही अपने हिसाब से करवाता है। ये सब अनिवार्य कार्य होते हैं। जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, जैसे मक्खी मच्छर के नियंत्रण पर लगाता है, दवाई छिड़कवाता है, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र यही जारी करता है, शहरी नियोजन जैसे नई कॉलोनियों को बनाना, नक्शा पास करना, ये सारी चीज इसी के ऊपर होती है। वैकल्पिक कार्यों के अंतर्गत अगर ये चाहे तो जैसे कोई अच्छी जगह इसको मिल रही है, कोई सौंदर्यीकरण कार्य होता है, जैसे ऐतिहासिक कोई आपके नगर में, कोई आपके जिले में कोई ऐतिहासिक स्थल है तो उसका सौंदर्यीकरण करा सकता है, पेड़ लगा सकता है, मूर्तियां फव्वारे लगा सकता है, पुस्तकालय बनवा सकता है, सामुदायिक भवन बनवा सकता है, पार्क बगीचे खेल का मैदान, ये सारी चीजें बना सकता है। तो ये सारे होते हैं। ऊपर से राज्य विधानमंडल भी अगर चाहे तो उसको ऐसे मतलब अधिकार दे सकता है, ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकता है ताकि उसके आर्थिक रूप से उसको सशक्त करें। यानी राज्य विधानमंडल भी उसकी शक्तियों में, उसके कार्यों में वृद्धि कर सकता है। ये जो सरकारें होती है, स्थानीय स्वशासन होता है, वो राज्य सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करता है। यानी जो भी ये काम करेगा शहरी स्थानीय स्वशासन, वो राज्य सरकार के नियंत्रण में रहेगा और राज्य विधानमंडल चाहे तो और शक्तियां और कार्य उसको सौंप सकता है। राज्य विधानमंडल समय समय पर उनको निर्देशित करता है, नहीं डायरेक्शन देता है कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ठीक है। इनकी अपनी एक मुहर होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो शक्तियों की अगर बात करें तो ये क्या कर सकता है, कर वसूलने की शक्ति होती है। अगर ये चाहे, शहरी स्थानीय निकाय, आप जानते होंगे जो शहर में कोई रहता है तो उसको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, जैसे घर बना हुआ है पक्का तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। जल कर होता है, वाटर टैक्स होता है, वो भी देना पड़ेगा। विज्ञापन जगह जगह पे लगे रहते हैं तो उनका भी ऊपर टैक्स पड़ता है और वो भी सरकार के ऊपर जाता है। टोल टैक्स वसूलता है। मान लो आपने कोई नियम तोड़ दिया, जुर्माने लगाने का अधिकार होता है। कोई नियम तोड़ दिया, जैसे आप गंदगी फैला रहे हो, अवैध निर्माण कर रहे हो, तो ये भी जुर्माना लगाने का अधिकार, यानी कर वसूलने का अधिकार, जुर्माना लगाने का अधिकार। आप देखे हो नक्शा पास कराने जाते हैं, जब शहर में घर बनाते हो नक्शा पास कराने
से संबंधित निर्माण की कोई घर बनाना चाहते हो तो उसमें अनुमति देने का भी इसको अधिकार होता है। ये चाहे तो अनुमति देगा, ये चाहे तो नहीं देगा। ठीक है। नियम और उपविधियां बनाने का अधिकार होता है, जैसे बाजार का समय, कितने बजे बाजार खुलेगी, कितने बजे नहीं खुलेगी, किस दिन बंदी रहेगी। ट्रैफिक के नियम बनाए, कि साफ सफाई के नियम बनाए। कोई सार्वजनिक भूमि है, संपत्ति, उसका प्रबंधन करने की शक्तियां इसी के पास होती है। तो ये सारी शक्तियां इसी के अंतर्गत। कर लगाने का अधिकार, जुर्माना लगाने का अधिकार, उसको वसूलने का अधिकार। ठीक है। सभी प्रकार के जैसे फीस, शुल्क, पथकरों के उद्ग्रहण, संग्रहण, विनियोग हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। इन पर राज्य सरकार का नियंत्रण और पर्यवेक्षण रहता है। नगर निगम एक कानूनी निकाय होता है, इसकी अपनी एक मुहर होती है। इसको संपत्ति के क्रय विक्रय का भी अधिकार होता है, किसी के विरुद्ध वाद भी ला सकती है। नगर निगमों को वे कार्य करने होते हैं जो राज्य विधानमंडल द्वारा निगम निर्माण अधिनियम में उल्लिखित होते हैं। नगर निगम की शक्तियां, कार्य शक्तियां, सीमा क्षेत्र तथा स्वायत्तता नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों की तुलना में अधिक व्यापक होते हैं। सीधी सी बात है, उनकी तुलना में व्यापक ही होंगे। तो चलिए हम उत्तर को शुरू करते हैं। जो प्रश्न शुरू से दिया हुआ था, मुख्य भाग देख लिया, अब देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को निम्न कार्य एवं शक्तियां प्रदान किए गए हैं। तो कार्य एवं शक्तियों को देखते हैं। तो नगरीय निकायों को सौंपे जाने वाले कार्यों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसके लिए संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसके तहत 18 विषयों का प्रावधान किया गया था, जिसमें स्थानीय स्वशासन द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। और उसके लिए कौन सा भाग 9 का जोड़ा गया था। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगर निकायों को ऐसी शक्तियां और ऐसे प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उनके स्वशासन को आर्थिक रूप से सशक्त करें। नगर परिषदें जो होती हैं, नगर परिषदें होती हैं जैसे कि नगर स्थानीय स्वशासन होता है, राज्य सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करता है। राज्य विधानमंडल इन्हें सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की योजना तैयार करने, कार्यों के संपादन में निर्देशित कर सकता है। कोई सामाजिक विकास, आर्थिक विकास है, सामाजिक न्याय है, इनके संबंधित योजना तैयार करने और कार्यों के संपादन में निर्देशित कर सकता है। जो सभी प्रकार की, जैसे कर लगा दिया, शुल्क लगा दिया, कोई शुल्क लगा दिया, सरकार ने कोई सुविधा दे रही है उसके ऊपर सरकार शुल्क लगा रही है। ठीक है। फीस ले रही है, पथ कर लगा रही है, जैसे टोल प्लाजा वगैरह होता है, संग्रहण करना, विनियोग करना, ये सारे प्राधिकृत किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहते हैं। नगर निगम एक कानूनी निकाय होता है, इसकी अपनी एक मुहर होती है। संपत्ति के क्रय विक्रय का भी इसके पास अधिकार होता है। यह किसी के विरुद्ध वाद भी ला सकते हैं। नगर निगमों को वे कार्य करने होते हैं जो राज्य विधानमंडल द्वारा निगम निर्माण अधिनियम में उल्लेखित होते हैं। नगर निगम की शक्तियां, कार्य शक्तियां, सीमा क्षेत्र और स्वायत्तता जो होते हैं, सीधी सी बात है, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद की तुलना में व्यापक होते हैं। उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जो भी कार्य और शक्तियां उसको सौंपी जाती हैं, वे उस पर कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ स्वैच्छिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं जिस पर वे कार्य करती हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, 8वां नंबर है, सेकंड लास्ट है। प्रश्न कहता है लोक नीति के बारे में। लोक नीति से आप क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लोक नीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो अगर इसको आसान भाषा में समझें तो लोक नीति से आशय होता है लोगों से संबंधित नीति। सरकार जनता के कल्याण के लिए जो भी नीतियां बनाती है, नियम बनाती है, सिद्धांत तय करती है, उद्देश्य तय करती है, वही लोक नीति कहलाते हैं। ये सभी क्षेत्रों से संबंधित होता है। सरकार स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, ठीक है, सभी सामाजिक क्षेत्र से संबंधित, सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित जो भी जनता से जुड़ी हुई जो भी नीति बनाती है वो लोक नीति के अंतर्गत आती है, जिनका उद्देश्य क्या होता है? जनता का कल्याण करना होता है। जनता के ऊपर केंद्रित नीतियां होती हैं, जनता के ऊपर केंद्रित नीतियां होती हैं। इसमें यह होता है कि प्रशासनिक अधिकारी को इन्हीं के हिसाब से काम करना होता है, फंड का वितरण भी इन्हीं के हिसाब से होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, अपने ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर देखते हैं इसमें क्या होता है, समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। मान लो कोई लोक नीति है, सरकार व्यवस्था कोई लेकर है, लेकिन समय के अनुसार उसमें ऑनलाइन कोई सुविधा आ गई तो उसमें परिवर्तन भी होता रहता है, कंप्यूटर को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी समय समय पर इनमें परिवर्तन होता रहता है। ये वर्तमान की अपेक्षा जो नीतियां होती हैं वो भविष्य पर अधिक केंद्रित होती हैं। जैसे कहते हैं हमको ये काम करना है, ये चीजें हैं, तो उद्देश्य होता है कुछ उनका। तो चलिए इसको समझते हैं। आसान सा क्वेश्चन होता है लोक नीति से क्या समझते हैं?
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लोक नीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, उसको देखेंगे कैसे पढ़ना है, बाकी मुख्य भाग देखते हैं। तो लोक नीति से तात्पर्य सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों से होता है, यानी सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए बनाई गई, जनता के कल्याण के लिए जनता से संबंधित बनाई गई नीतियों को लोक नीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जनता की विविध मांगों, उनकी कठिनाइयों, समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उन्हें लोक नीति कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जनता के कल्याण के लिए जिन नीतियों का निर्माण करती है वह लोक नीति कहलाती है। यानी कई तरीके से इसका भूमिका लिखी जा सकती है। लोक नीति या सार्वजनिक नीति के बारे में लिखना है तो वह नीति जिसके अनुसार प्रदेश के प्रशासनिक, इसकी विशेषताएं हो जाएंगी, वह नीति जिसके अनुसार प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी अपना काम करते हैं। यानी लोक नीति के हिसाब से ही प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश के जो होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। सामान्यतः ये जो लोक नीति होती है, सार्वजनिक नीति होती है, अर्थव्यवस्था से, पर्यावरण से, शिक्षा, तकनीक, सामाजिक नीतियों जैसे सामान्य शीर्षकों से वर्गीकृत कर दी जाती है। इन्हीं से संबंधित तो होगी, जनता से संबंधित, भाई पर्यावरण भी जनता से संबंधित है, अर्थव्यवस्था भी जनता से जुड़ा हुआ है, शिक्षा भी जनता से जुड़ा हुआ है, तकनीक में कोई परिवर्तन वो भी जनता से जुड़ा हुआ है। तो इन सामान्य शीर्षकों से वर्गीकृत की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कराधान, सड़क सुरक्षा व्यवस्था, महंगाई इत्यादि मूलभूत क्षेत्रों में जन कल्याण के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करती है। वह सार्वजनिक या लोक नीति कहलाती है। ये सार्वजनिक नीतियां या लोक नीतियां सूक्ष्म स्तर से लेकर के बृहद स्तर तक, यानी छोटे यानी ग्रामीण स्तर से लेकर आप देखेंगे तो प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो सार्वजनिक नीतियां सूक्ष्म स्तर से बृहद स्तर तक अनेक पक्षों के साथ व्यवहार करती हैं। सूक्ष्म स्तर से तात्पर्य ग्रामीण विकास से एवं बृहद स्तर से तात्पर्य नगरों के विकास से संबंधित है। सार्वजनिक नीतियां स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सरकार से संबंधित हो सकती हैं। अब लोक नीति की परिभाषा दे दिया हुआ है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जिसको ना ही पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं। लोक नीति वह होती है जिसके अंतर्गत या तो सरकार कुछ करती है अथवा कुछ नहीं करना चाहती है। ये सब वैज्ञानिक हैं, इनके अंदर बौद्धिक खुजली होती है तो लिखते रहते हैं ऐसे उल्टी सीधी चीजें। सरकारी इकाई का अपने आसपास की चीजों से संबंध लोक नीति कहलाती है। नीतियां या लोक नीतियां सजगता से निर्धारित आचरण के नियम है जो प्रशासकीय निर्णयों को मार्ग दिखाती हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है, लोक नीति की विशेषताएं क्या होती है। राज्य सरकारें अपनी नीतियों के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यवहारिक रूप देती हैं। इन लोक नीतियों के माध्यम से राज्य सरकार जो चाहती है, जो इच्छा होती है कि हम राम राज्य लाएंगे, हम विश्व गुरु बनाएंगे, तो अपनी इच्छा को व्यवहारिक रूप देती है। नीतियों के माध्यम से ही हमें शासन व्यवस्था की पहचान होती है। जैसे वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित है। लोक नीतियां क्या होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती रहती है, इनमें परिवर्तन किया जाता रहता है, समय और जरूरत के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। ये लोक हित पर आधारित होती है, इनमें सदैव ही लोक हित को ध्यान में रखकर इनको बनाया जाता है। इनका उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण करना होता है। ये वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक केंद्रित होती हैं, भविष्य से जुड़े प्रश्नों पर, उद्देश्यों को पूरा करती हैं, प्रश्नों से संबंधित होती है। लोक नीति विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग का परिणाम होती है। यानी सही बात है, अगर कोई सरकार नीतियां बनाती है तो कई जगह से सहयोग लेती है, उसमें सरकारी संगठन भी शामिल होते हैं और कभी कभी कोई एनजीओ वगैरह शामिल होते हैं, वो भी कोई डेटा देते हैं, कोई सलाह देते हैं, उसके अनुसार से बनती है। तो लोक नीति विभिन्न सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग का परिणाम होती है। ये परिणामोन्मुख होती है, यानी परिणाम को देखकर बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी लोक नीति के माध्यम से विभिन्न योजनाएं भी संचालित कर रहे हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री, कौन सी योजना है, मुख्य लोक नीति, भाई सरकार कोई योजना चला रही है, उसके तहत कोई विशेष उद्देश्य, समाज का कल्याण का उद्देश्य पूरा कर रही है, तो वो भी तो लोक नीति के अंतर्गत आता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से, लोक नीतियों के माध्यम से विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है, जैसे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना आदि। कन्या सुमंगला योजना हो गया, मुख्यमंत्री सक्षम पोषण योजना हो गया। तो कौन सी योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना क्या है, सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग सहायता दी जाती है अभ्युदय योजना के तहत। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत क्या है, जो बीपीएल परिवार है, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार है, जिनकी आय 2 लाख से कम है, उनकी बालिकाओं को आर्थिक सहायता दिया जाता है, भाग्य लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो प्रतियोगी परीक्षा करने वाले छात्र हैं उनको मुफ्त में कोचिंग दिलाना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत जो बीपीएल परिवारों की बालिकाएं हैं उनको आर्थिक सहायता देना। ठीक है। कन्या सुमंगला योजना क्या है, बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करने के लिए। मुख्यमंत्री सक्षम पोषण योजना आदि शासन के लोक नीति कार्यकलापों का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य की जनता की भलाई के लिए समय समय पर कई सार्वजनिक नीतियां, लोक नीतियों का निर्माण करती रही है। समय और जरूरत के अनुसार इन नीतियों में परिवर्तन करती रही है, जिससे राज्य का आर्थिक विकास हो और विकास का लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, अधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए और अधिकार के प्रकारों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये है अधिकार के बारे में। तो हम जानते हैं अधिकार क्या होता है। अधिकार से अगर हम समझें तो अधिकार होते हैं, अधिकार हमको मिले हुए वे हक हैं, वे सुविधाएं होती हैं जिनको पाने या करने से हमको कोई रोक नहीं सकता। यह अधिकार या हक हमको एक प्रकार की सुविधाएं होती हैं जो हमको प्रकृति से, संविधान से या फिर किसी कानून से या किसी देश का नागरिक होने पर या किसी नैतिक व्यवस्था के तहत या किसी संगठन का सदस्य होने के तहत, अध्यक्ष होने के तहत हमको प्राप्त होते हैं। तो ये हमको ये अधिकार, विशेष प्रकार के अधिकार क्या हैं, सुविधाएं होती हैं, हक होती हैं जिनको पाने या करने का हमको पाने या करने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जैसे जीवन का अधिकार, जैसे जीवन का अधिकार हमको होता है, ये प्राकृतिक प्रदत्त अधिकार होता है। ठीक है, संविधान द्वारा कुछ, संविधान में कुछ हमारे अधिकार लिख दिए जाएंगे, जैसे मौलिक अधिकार, वो भी संविधान के अधिकार है। कानूनी अधिकार, संसद कोई कानून बना के कोई अधिकार देंगे, वो कानूनी अधिकार हो गए। नागरिक होने के नाते, किसी देश का नागरिक होने के नाते हमको जो अधिकार मिलते हैं वो नागरिक अधिकार हो जाएंगे। इसी प्रकार से नैतिक व्यवस्था के तहत हमको कुछ अधिकार मिलते हैं। ठीक है, नैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के तहत कुछ अधिकार मिलते हैं, सांगठनिक अधिकार मिलते हैं। तो इसी प्रकार से ये अधिकार होते हैं। तो चलिए हम किताब में देखते हैं, किताब में क्या दिया हुआ है। किताब में अधिकारों का व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो पाता। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मानव के मूलभूत अधिकारों का विशद विवरण दिया गया है। संवैधानिक अधिकार के अतिरिक्त मानव के अन्य अधिकार भी होते हैं। मानव अधिकारों की व्याख्या निम्नवत दी गई। तो इस जगह पे आप वो भी देख सकते हैं जो परिभाषा हम अभी शेयर किए थे, देखे थे। अधिकारों के प्रकार, जैसे नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार में नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार भी आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक अधिकार भी हो सकते हैं, सांगठनिक अधिकार भी हो सकते हैं, सामाजिक अधिकार भी हो सकते हैं, धार्मिक अधिकार, कई सारे अधिकार। तो नैतिक अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जिनका संबंध मनुष्य के नैतिक विकास से होता है, मनुष्य को नैतिक बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। वने वे अधिकार जो किसी नैतिक व्यवस्था के तहत हमको मिलते हैं और मनुष्य को नैतिक बनाए रखने के लिए, नैतिक व्यवस्था के सही से संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं, नैतिक अधिकार कहलाते हैं। कानूनी अधिकार क्या होते हैं? वे राज्य जो कानून बनाकर हमको प्रदान किया जाता है वो कानूनी अधिकार होते हैं। कानूनी अधिकार के अंतर्गत नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। नागरिक अधिकार को ही देखिए, यहाँ पर नागरिक अधिकार बताया गया है। नागरिक अधिकार ये हो गए और राजनीतिक अधिकार हो गए। राजनीतिक अधिकार में वही वोट देने का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गए, सारे राजनीतिक। तो नागरिक अधिकार के अंतर्गत क्या होता है? नागरिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जो उसे समाज से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार नागरिक और मानसिक दबावों से, ये अधिकार शारीरिक और मानसिक दबावों के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार होता है। यह अधिकार मौलिक और आधारभूत अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को बराबर से सम्मान दिया जाए, यह भी उसका अधिकार होता है। आर्थिक समानता का अधिकार भी होता है कि व्यक्ति को आर्थिक समानता, नागरिक अधिकार के अंतर्गत आर्थिक समानता भी आती है। ठीक है, उसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार आता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि नहीं है कि भाषण और अभिव्यक्ति जो चाहे वो बोल सकता है। ठीक है, अपनी अंदर के विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। स्वतंत्र विचरण का अधिकार दिया गया है कि कहीं भी कोई घूम सकता है। प्रत्येक संगठन, संस्था बनाने का अधिकार दिया गया है। न्यूनतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। वैध तरीके से धन उपार्जन का, यानी धन अर्जन करने का अधिकार दिया गया है। परिवार बनाने का अधिकार दिया गया है। रोजगार का अधिकार दिया गया है। ठीक है, राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत क्या दिया है? चुनाव में भाग लेने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आप सार्वजनिक राजनीतिक पद पर चयनित हो सकते हैं, आप डीएम बन सकते हैं, कोई नेता बन सकते हैं। ठीक है, सरकार को प्रतिवेदन देने, कोई रिपोर्ट देने, सरकार की आलोचना करने का आपको अधिकार मिल रहा है। ये सब राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार मौलिक और आधारभूत होता है, क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार संभव नहीं होता। यानी जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसके बिना अन्य अधिकार संभव ही नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को बराबर सम्मान दिया जाए तथा उसके उन्नति हेतु समान अवसर दिए जाए। अधिकार, इस तरह के कई सारे अधिकार दिए गए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं।
निष्कर्षता उपर्युक्त विश्लेषण में मानव के अधिकार संबंधी मुद्दों की विशद विवेचना की गई। ये अधिकार मनुष्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनके अभाव में मानव गौरवपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। यानी किसी व्यक्ति को समानता का अधिकार ना दो, एक व्यक्ति को ऊपर बैठा लो, दूसरे को नीचे, तो कैसे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है? उसका तो मोटिवेशन हमेशा डाउन रहेगा ना। तो इसके अभाव में मानव गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता है, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। प्रदेश के सभी नागरिकों को ये अधिकार मिलने चाहिए। इन अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों के संबंध में ही सभी के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा 9वां नंबर चैप्टर पूरा हो गया।